हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। ये घटना एक बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं आपसे इस घटना को शेयर करता हूँ। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताना स्टार्ट करता हूँ। घटना शुरू होती है 2005 के मध्य प्रदेश के सतना जिले के साथ, जहाँ पर एक संजू नाम का लड़का है। संजू एक अनाथ लड़का था, जिसके माता पिता को जमीन विवाद के चलते एक्सीडेंट में उनके दुश्मनों ने मरवा दिया था, जो कि संजू के पिताजी की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। संजू को करीब 5 साल की उम्र से उसकी दादी जी ने पाला पोसा था और उसकी दादी एक सरकारी स्कूल की हेडमास्टर थी। तो जायज़ सी बात थी कि संजू एक समझदार और जिम्मेदार लड़का था। 2005 में संजू की दादी जी का स्वर्गवास हो गया। तब संजू और ज़्यादा अकेला हो गया था। लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद संजू को अपने स्कूल के एक दोस्त की शादी में नेपाल के एक छोटे से शहर मिथिला से बुलावा आया था। संजू फाइनेंशियली एक काफ़ी अमीर लड़का था, क्योंकि उसके दादाजी और दादी जी की सारी पूंजी उसे मिल गई थी और पेशे से वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। वो अपनी कार से ही अपने नेपाल वाले दोस्त की शादी में जाना चाह रहा था। उसके दोस्त की क्योंकि जिद थी, इसीलिए संजू शादी के 3 दिन पहले ही अपने दोस्त के घर पे अपनी गाड़ी से पहुंच गया। पूरी रात सभी लोगों ने आराम से बैठकर बातचीत करी और सारी बातें खत्म होने के बाद सब अपने कमरे में जाकर सो गए। संजू सुबह सुबह उठा और उसके बाद कुछ देर घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ चला गया। चलते चलते जब वो कुछ दूरी पर पहुंच गया तो वहां उसे एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे से चमेली के फूल की मीठी मीठी महक आ रही थी। इस खुशबू का पीछा करता हुआ संजू उस बगीचे के अंदर आ गया तो उसने देखा कि वहां पर कई लोग पहले से मौजूद हैं। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजरें गई एक छोटी आंखों वाली एक सुंदर सी नेपाली लड़की की ओर। वो लड़की संजू की तरफ नहीं देख रही थी, पर संजू उसे देख रहा था। उसे वो लड़की पसंद आई थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे घर भी जाना है और वो घर की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा कि वो लड़की भी वहां से जा रही है। कुछ देर बाद संजू जब अपने दोस्त के घर पर पहुंचने ही वाला था, तब उसकी नजर एक बार फिर से उसी लड़की पर पड़ी, जो कि कहीं पर जा रही थी। इससे उसे ये पता चल गया कि वो उसके दोस्त के घर के आसपास ही रहती है। संजू बार बार मौका ढूंढता और उस लड़की को देखने की कोशिश करता। उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। वो लड़की भी संजू को पसंद करने लगी थी। उसके बाद उस दिन संजू अपने दोस्त के परिवार के साथ शॉपिंग के लिए बाहर गया था। मार्केट जाते हुए संजू ने उस लड़की का घर देख लिया था। उस दिन फिर वो शाम के 4 बजे अपने घर पे वापस आए और सब बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए खा पी कर सबने आराम करने का फैसला किया, क्योंकि कल उसके दोस्त की शादी थी। फिर आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। बारात पड़ोस वाले गांव में ही जानी थी, लेकिन उससे पहले मंदिर में कई सारी रस्में होनी थी। सभी लोग मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी संजू की नजर पड़ी उसी लड़की पर, जो कि एक लहंगा पहनकर वहां पे आई हुई थी। वो लड़की संजू को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उसने उससे बात करने की कोशिश करी और वो सफल भी हो गया। उसके बाद काफी देर तक वो दोनों बात करते रहे और इधर संजू के दोस्त की शादी हुई तो संजू ने भी अपनी शादी की बात उस लड़की के घर वालों से करवा ही ली। उस लड़की का नाम वंदना था। अब क्योंकि संजू एकदम अमीर घराने का था, इसीलिए वंदना घर वालों को कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन संजू ने उन्हें बताया था कि ज्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से उसके कई सारे दुश्मन भी हैं। इसी वजह से वंदना घर वालों ने कहा था
कि तुम दोनों किसी ऐसी जगह पे घर बसाना जहां पर तुम दोनों एकदम सेफ रहो। इस पर संजू का कहना था कि वो जल्द ही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ की बेचकर इंडोनेशिया में सेटल हो जाएगा। तकरीबन 2 महीने बाद संजू और पूजा की शादी हो गई। उन दोनों को आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। क्योंकि संजू एक अनाथ था, इसीलिए वो उसे बहुत चाहता था। शादी के बाद तकरीबन 6 महीने तक वो उसके पुराने घर में ही रहे, जब तक उनका वीजा और बाकी सारे काम होने थे। बाद में वंदना को भारत की नागरिकता दिलवाने के बाद संजू ने इंडोनेशिया में अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, जिसकी रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत ही संजू और वंदना इंडिया से इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में संजू जिप्रा नाम की एक खूबसूरत जगह घर लिया था। वहां पर जाने के बाद दोनों ने एक नई गाड़ी भी खरीद ली। इंडोनेशिया में आने के बाद उनका समय बहुत ही ज्यादा अच्छा बीत रहा था और तभी उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़े तूफान की शुरुआत होने लगी। उस दिन वो दोनों एक घने जंगल की तरफ निकले थे और वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कैसी घटना घटने वाली है। वो दोनों अचानक से रास्ता भटक गए और बार बार घूमकर एक ही जगह पर आने लगे। संजू के मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो चुका था और वो दोनों जंगल में भटकते हुए एकदम परेशान हो चुके थे। वंदना ऐसा लगा कि सूरज अब जल्दी जल्दी ढल रहा है। संजू ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उसकी घड़ी में रात के 2 बज चुके थे, जबकि वो लोग सुबह 9 बजे घर से घूमने निकले थे। अभी कुछ ही समय पहले सुबह के 10 बजे थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया इसका पता लगना अभी बाकी था। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा गड्ढा मिला जिसमें से हरे रंग का पानी निकल रहा था और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस पानी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। संजू ने वंदना को उस गड्ढे से दूर रहने को कहा और उसके बाद उसे उस पानी में जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा उस पानी में कोई इंसान जैसा हाथ दिख रहा था, लेकिन वो हाथ बहुत ही ज्यादा पतला था। संजू को खतरे का एहसास हो गया था और वो फौरन ही पूजा को लेकर वहां से आगे की तरफ तेजी से चला गया। आगे चलते चलते वो कच्चा रास्ता कब एक पक्के रास्ते में मिल गया ये पता ही नहीं चला, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। उस रास्ते का माहौल ही ऐसा था कि वो आजकल का रास्ता लग ही नहीं रहा था। वंदना चलते चलते अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उसने देखा कि उसके दाहिनी तरफ एक झरना है जहां पर उसे एक परी जैसी कोई चीज दिखाई दी जो कि शायद तड़प रही थी, लेकिन संजू का ध्यान उस पर नहीं गया था। लेकिन पूजा ने भी उसे कुछ नहीं कहा, जो कि शायद उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो लोग उसी सड़क पर तकरीबन 3 घंटे चलते रहे और उसके बाद वो एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां पर किसी को कुछ नहीं बताया, बस वहां के लोगों से अपने घर का पता पूछा, लेकिन जवाब सुनकर संजू के होश उड़े रह गए। वहां पर उसे पता चला कि वो अपने घर से तकरीबन 255 किलोमीटर दूर आ चुका था। संजू ने बहुत ही हैरानी के साथ उस आज की तारीख पूछी तो उसे पता चला कि आज की तारीख 10 नवंबर 2006 है। संजू को एक और जोर का धक्का लगा क्योंकि उसे घर से निकले हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। वो ये सोच रहा था कि तकरीबन वो 5 घंटे पहले 3 नवंबर 2006 को अपनी पत्नी को लेकर जंगल में घूमने निकला था, तो आखिर 5 घंटों के अंदर अंदर 1 हफ्ता कैसे बीत गया और वो दोनों इतने ही देर में अपने घर से 250 किलोमीटर दूर कैसे आ गए। उसने अभी तक ये सारी बातें वंदना को नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर ये सब वंदना को पता चल जाएगा तो वो डर जाएगी। संजू ने पैसे देकर वहां पर एक आदमी को उनके घर तक छोड़ने के लिए मना लिया और आखिरकार वो लोग अपने घर पर पहुंच गए थे। वंदना ने फौरन
इन सारी अजीब घटनाओं के बारे में संजू से पूछा तो संजू ने मजाक में ही टाल दिया, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वंदना ने भी जो परी जैसी चीज देखी थी उसे देखने के बारे में उसने संजू को नहीं बताया। लेकिन जब वंदना को पता चला कि वो पिछले 1 हफ्ते से गायब थे, तब उसे उस जंगल में जाने पर दिलचस्पी हुई। और अगले ही दिन जब संजू अपनी शॉप पर गया हुआ था, जो कि उसने वहां पर नहीं खोली थी, वहां पर तब वंदना बिना बताए अपने घर से निकल पड़ी। और जैसे ही उसने उस जंगल में कदम रखा तो उसने देखा कि वो जंगल और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। और वंदना को एक अजीब शेप की चट्टानों के बीच बना हुआ एक गड्ढा दिखाई देता है। वंदना फौरन उस गड्ढे के पास गई और वहां पर जाकर एक बहुत ही जोर की आवाज मारी उसने, लेकिन उसकी आवाज उस गड्ढे के अंदर ही दब गई और वापस नहीं आई। एक बहुत ही अजीब बात यह थी कि उस गड्ढे में से बहुत अजीब बदबू भी आ रही थी। लेकिन फिर भी वंदना ने एक पत्थर अंदर फेंका, लेकिन वो पत्थर कहाँ नीचे गया इसका पता ही नहीं चला। वंदना ने उसके अंदर अच्छे से झांकने की कोशिश करी, लेकिन वो गड्ढा हद से ज्यादा गहरा था, न जाने कितना गहरा। अब वंदना को उस जगह पर और उस गड्ढे में बहुत ही अजीब महसूस होने लगा और वंदना वहां से दूर चली जाती है और फिर से जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब वंदना को लगने लगा कि वो जंगल उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और कोई वंदना का पीछा कर रहा है। तभी वंदना अचानक से पीछे मुड़कर देखी तो उसके होश उड़े रह गए। उसे एक बहुत ही अजीब पंछी दिखाई दिया, जिसका मुंह एक कुत्ते की तरह था और पंख एक बाज की तरह। ये सब देखकर वंदना बहुत ही ज्यादा डर गई और वहीं पर बेहोश हो गई। जब वंदना को होश आया तो उसने देखा कि वो अचानक से एक तालाब के पास आ गई थी और उस तालाब के अंदर कुछ अजीब से जानवर तैर रहे थे। वंदना ये सब देखकर एकदम भौचक्का रह गई थी और उसे अब संजू की याद भी आने लगी थी। उसे ये रियलाइज हो चुका था कि वो एक ऐसी मुसीबत में फंस गई है जहां पर शायद ही कोई इंसान एग्जिस्ट करता है। वंदना को अब काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसने इन सब चीजों की कल्पना भी नहीं करी थी। और वो जब आगे बढ़ती तब अचानक से रात होने लगी और दिन भी जल्दी जल्दी कटने लगे। वंदना को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है और आखिरकार जैसे तैसे कर वंदना उस जंगल से बाहर निकल गई। लेकिन उसे झटका तब लगा जब वो अपने घर पहुंच गई। जब वो अपने घर पहुंची तो उसके घर पर 4 दिन बीत चुके थे और संजू पिछले 4 दिनों से वंदना को ढूंढ रहा था। जब वंदना घर पहुंची तो संजू परेशान होकर घर पर पुलिस वालों से बात कर रहा था। वंदना चुपचाप उन लोगों से छुपकर अंदर चली गई और जब पुलिस वाले वहां से चले गए तो हॉल में वंदना को देखकर संजू एकदम खुशी से पागल हो गया और उसे कस के गले लगा लिया। उसके बाद संजू ने थोड़ा गुस्से में पूछा कि आखिर तुम गई कहाँ थी और किस हालत में थी? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वंदना ने सारी घटनाएं बताई तो संजू समझ चुका था कि ये बिल्कुल अलग ही तरह की घटना हुई है, क्योंकि वंदना को उस तरफ गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन संजू के लिए 4 दिन बीत चुके थे और ये बिल्कुल उसी दिन की तरह था जब वो 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे। उसके बाद वंदना ने संजू से इस बात की माफी मांगी कि वो बिना बताए उस जंगल में चली गई थी। संजू थोड़ा नाराज जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद उसने वंदना माफ कर दिया और उससे प्रॉमिस लिया कि वो फिर से ऐसे नहीं जाएगी। संजू के माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि वंदना को उस जंगल से दूर रखा जाए। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे और एक शाम जब सूरज हल्का ढल गया तो वंदना अपने घर के पास में ही ड्राइविंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्राइव करते हुए वो एक साइड पे पहुंची जहां पर उसे उसी तरह का गड्ढा दिखा जो कि जंगल में दिखा था।
लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे इग्नोर कर दिया और बस आगे की ओर चली गई। कुछ दिनों बाद शाम को संजू ने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी में कुछ अजीब तरीके से जानवर ग्रुप में चक्कर लगा रहे थे। वो जानवर बिल्कुल अलग ही तरह के थे। संजू का मानना था कि वो जानवर इस दुनिया के थे ही नहीं। वो देखने में काफी बड़े बड़े और सुनहरी चमड़ी वाले थे, जैसे उन्हें किसी धातु से बनाया गया हो। जब उसने आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस एरिया में ये सब कई सौ सालों से होता आ रहा है। आज तक इनका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि ये सब क्यों होता है। जो भी वैज्ञानिक इस जंगल में जाता है उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि रात में भी जापान की टीम यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। इस जंगल में एक और अजीब बात है, यहाँ गायब हुए लोगों की लाशें तो मिलती हैं, लेकिन उनकी सांसें चलती रहती हैं। पर और ज्यादा अजीब ये रहता है कि इंसान मरा हुआ ही रहता है। एक बार एक इंसान ने एक अजीब से गड्ढे में घुसकर रिसर्च करने की कोशिश करी थी, तो उसने बताया कि उस गड्ढे के अंदर समुद्र तक का रास्ता है। और अजीब सी बात तो ये थी कि उस गड्ढे के अंदर हमेशा उजाला ही रहता था और उसने उस गड्ढे के अंदर एक भी जीव नहीं देखा। कुछ पुराने लोगों का ये कहना है कि उन गड्ढों की पोजीशन हमेशा बदलती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये गड्ढे पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना एक मायावी ड्रैगन है, जो कि इस धरती के नीचे रहता है और ये सब वही करवाता है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। असली खेल तो फिलीपींस के आसपास वाले समुद्र में होता है, जहाँ पर अक्सर लोग जलपरियां भी दिख जाती हैं। और थाईलैंड में तो कई बार कुछ ऐसे जीव भी दिखाई दिए हैं जिनका इस दुनिया से कोई वास्ता भी नहीं है, जिन्हें आप और हम मिथ कहते हैं। वो आम लोगों को परेशान तो नहीं करते, लेकिन अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया या परेशान किया तो आप अपने घर से ही लापता हो जाओगे और आपकी लाश भी उन्हीं लोगों की तरह मिलेगी। ऐसी जितनी भी लाशों को बरामद किया गया, वो लाशें तकरीबन 50 से 5000 सालों तक पुरानी होती थी। संजू को जब ये सब पता चला तो उसे ये भी समझ में आ गया कि हो ना हो कोई मायावी शक्ति ही है, जिसकी वजह से उस जंगल में टाइम का ऐसा हेरफेर होता रहता है। जब उसने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करी तो उसे पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी के आसपास वाला पूरा प्रांत ही इस जगह से वाकिफ है, लेकिन सरकार ने हमेशा इन सब चीजों से मुंह मोड़ लिया था और इन सब घटनाओं को हर वक्त दबा दिया जाता था। कई बार उसी जंगल में आधा आदमी और आधा भेड़िए वाला जानवर भी दिखाई देता था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होता था। ये सब सुनकर संजू के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे और संजू ने इन गड्ढों के बारे में जब और जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि ऐसे गड्ढे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी देखे गए हैं, जहां पर भारत सरकार, NIA और रॉ ने मिलकर इन सब मामलों को APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम गठित करी हुई थी और ऐसे मामलों पर उस टीम की पूरी निगरानी रहती थी। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन एंटी मीडिया बनी रहती थी ताकि कहीं पर भी ये बात लीक ना हो जाए। ये सारी बातें बस सरकार और इंटेलिजेंट एजेंसीज के बीच में ही रहती थी। भारत सरकार ने कई बार हिमालयन रीजन में एलियन के अवशेष भी जब्त किए थे, लेकिन मीडिया को उसके बारे में कोई भनक नहीं थी, क्योंकि आम लोगों के दिमाग में इससे काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव होगा। संजू ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये एलियन कर रहे हैं या फिर धरती के दूसरी तरफ की कोई सभ्यता। इन सब के बारे में संजू ने पहले सुना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसे कभी भी इन सब चीजों का सामना करना होगा। संजू को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजू का मन उसके व्यापार में कम लग रहा था और उसे वंदना की चिंता ज्यादा होती थी। लेकिन वंदना एक बहादुर लड़की थी और वो
हर मुश्किल से लड़ना जानती थी। वो हमेशा इन सब चीज़ों से तैयार रहती थी। कुछ महीने सब कुछ ठीक रहा और वंदना और संजू को भी लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब कोई भी खतरा नहीं है। फिर एक रात जब संजू और वंदना साथ में खाना खाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसके बाद उन्हें पीछे की तरफ से ही एक बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और वो दोनों भाग करके अपने घर के सबसे बड़े हॉल में जाकर बैठकर छुप गए। लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होने लगी और उसके बाद बिजली एकदम गुल हो गई। फिर रात भर अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं और संजू और वंदना वहीं पर छुपे रहे। खास बात ये थी कि अब तो रात भी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना ज्यादा टाइम बीत गया हो। संजू को अपने घर से बाहर आए। उसके हिसाब से तकरीबन 2 दिन से वो लोग अपने घर के अंदर ही थे, लेकिन बाहर अब भी रात ही थी। लेकिन जब घटना बढ़ती रही तो संजू ने थोड़ा हिम्मत करके घर के बाहर झांका तो उसने देखा कि घर के बाहर एक बहुत ही अजीब सी आकृति का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी परछाई 2 थी। इससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने आसमान में देखा, जहां पर आसमान में 3 सूरज थे, एक लाल, एक सफेद और एक अजीब से रंग का सूरज। आसमान का कोई भी रंग नहीं था, मानो वो एकदम खाली हो और बेरंग हो गया हो। वो सूरज अजीब तरीके से अपनी शेप को बदले जा रहा था। फिर संजू वहां से वंदना को लेकर अपने अंडरग्राउंड वाले रूम में चला गया और वहां उन्हें कुछ ठीक लगा। कुछ घंटे बाद जब संजू फिर से बाहर आया और माहौल देखने लगा तो उसने देखा कि अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अभी रात ही है, लेकिन ये अजीब सी घटनाएं उसे समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और तकरीबन 8 घंटे बाद आखिरकार सुबह हो गई। इस पूरी लंबी सी घटना का संजू और वंदना के असल जीवन में एक भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि संजू ने समय की कैलकुलेशन भी की थी, लेकिन मानो जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तब समय एकदम रुक सा गया था। अब संजू और वंदना और ज्यादा परेशानी में रहने लगे थे कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और उसका असलियत से कोई वास्ता है भी या फिर नहीं। संजू अपनी शॉप पर बहुत ही कम जाता था। ज्यादातर वो अपने घर में वंदना के साथ ही रहता था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब एक दिन संजू और वंदना अपनी कार से शॉपिंग के लिए गए हुए थे तो रास्ते में उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई दी और वो मूर्ति कुछ इस तरीके की थी कि उसका हाथ एक पुराने जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। संजू उस मूर्ति को नहीं देख पाया था, लेकिन वंदना ने उसे देख लिया था। लेकिन उस मूर्ति द्वारा किए हुए रास्ते की बनावट बहुत ही पुरानी लग रही थी, जैसे वो रास्ता कई हजार साल पुराना हो। और उस जंगली रास्ते में संजू ने कार को तेज चलाना ही सही समझा। इसके कारण वंदना उस रास्ते को ठीक से नहीं देख पाई और वंदना गाड़ी में बैठे बैठे अपने मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी और उसे होश तब आया जब वो बाजार पहुंच गई। संजू ने उससे आवाज लगाई और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ आने लगे तो उसी रास्ते के दौरान वंदना को वो मूर्ति फिर से दिखाई दी और इस बार वंदना ने उस मूर्ति द्वारा किए हुए इशारों को ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि वो एक पहाड़ की तरफ इशारा कर रही थी, जहां तक जाने का रास्ता भी एकदम साफ था और आकर्षक था। वंदना ने संजू को ये बातें नहीं बताई और अपने मन ही मन में उस पहाड़ तक जाने का फैसला किया। उसके दूसरे दिन जब संजू अपने शॉप पे गया हुआ तो संजू ने जाने से पहले कहा था कि वो आज दोपहर में घर नहीं आएगा, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाएगा। अब वंदना को मौका मिल गया था कि वो वहां पर पहुंच जाए,
वंदना ने गाड़ी निकाली। संजू के जाने के 2 घंटे बाद वंदना एक टॉर्च और चाकू लेकर घर से निकल पड़ी। जंगली सुनसान रास्ता, पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी पड़ रही थी और खाली रास्ते में वंदना बिना किसी परेशानी के कार से आगे बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में वंदना उस मूर्ति के पास पहुंच गई और उसने देखा कि वो मूर्ति अभी भी वहीं पर रखी थी। वंदना ने देखा कि जिस रास्ते में वो मूर्ति इशारा कर रही थी उस रास्ते पर कार का जाना एकदम असंभव था। तो वंदना ने कार को साइड में ही रोक लिया और वहीं पर पार्क कर अपनी टॉर्च और वो चाकू लेकर उस मूर्ति द्वारा किए गए इशारे वाले रास्ते पर निकल पड़ी। उस रास्ते में कुछ अजीब सी मीठी मीठी महक आ रही थी और वंदना उस पहाड़ की तरफ बढ़ती चली गई। धीरे धीरे रात हो गई और जब संजू घर पर आ गया तो उसने देखा घर पर ताला लगा हुआ था और उसकी कार भी वहां से गायब थी। अब संजू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर संजू अपने आसपास और अपने एरिया की सारी जगह पर ढूंढ आया, लेकिन उसे वंदना का कहीं पर भी अता पता नहीं चला। और अब संजू ने फिर से उन्हीं पुलिस वालों को कॉल कर अपने घर पे बुलाया और सारी घटनाएं बता दी। उन पुलिस वालों को उसने अपनी गाड़ी का नंबर भी दे दिया। अब रात से सुबह हो गई और संजू को अब तक खुद पर होश नहीं था। वो वंदना को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। पुलिस वालों को दोपहर में उसकी गाड़ी का पता चल गया और गाड़ी उस जगह पर मिल भी गई और गाड़ी उस जंगल में मिल भी गई। लेकिन दोस्तों, अजीब सी बात तो ये थी कि वो मूर्ति अब वहां पर नहीं थी जो कि पहले पहाड़ों की तरफ इशारा कर रही थी। और वहां पर कुछ नहीं बल्कि एक प्लेन घना जंगल था। और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। पुलिस पूरे जंगल में तलाशी कर ली, लेकिन वंदना का कोई भी अता पता नहीं था। संजू अपने मन से बहुत ज्यादा हार गया था। वो अकेला वंदना की यादों में घर में रोता रहता। अब वो न जाने कहां गायब हो गई थी। अपने आंखों में 24 घंटे नमी लेकर इस उम्मीद में कि वंदना वापस आ जाएगी उसका इंतजार करता रहता। हर वक्त उसकी फोटो देखता रहता, लेकिन उसे कहीं पर भी वंदना का पता नहीं मिला। और ऐसे ही दिन बीतते गए। मानते हैं कि 2013 में संजू इंडोनेशिया के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। उसके बाद भी वो हमेशा वंदना को याद करता रहता, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। वंदना का कोई पता ना चलने के कारण पुलिस केस बंद कर चुकी थी। ये किसी को भी नहीं पता कि संजू का उसके बाद क्या हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डेटा के सूत्रों का कहना है कि संजू की 2015 के दिसंबर में उसी मेंटल हॉस्पिटल में न्यूरो अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन सच्चाई का किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, न जाने वंदना और संजू की स्वर्ग सी जिंदगी में कौन आकर नरक से भी बदतर बना दिया। वंदना के माता पिता भी वंदना को ढूंढने की बहुत कोशिश किए, लेकिन उन्हें संजू के अलावा वंदना का कोई भी पता कभी नहीं चला। उस एरिया में ऐसा क्या था? इन सब सवालों से इंडोनेशिया की सरकार हमेशा मुंह मोड़ लेती थी और संजू ने वंदना के साथ उस सुंदर से हरे भरे जगह पर अपनी एक छोटी स्वर्ग सी दुनिया बसाने का सपना देखा था। लेकिन पता नहीं किस चीज की नजर लगी कि उनकी जिंदगी ऐसी हो गई और ये एक ऐसी घटना बनकर रह गई जिस पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। आपका इस पूरी घटना पर क्या विचार है? कमेंट करके हमें बताइएगा। संजू ने क्या गुनाह किया था कि उसे ऐसी अधूरी बदतर सी जिंदगी के बीच में ही मौत नसीब हो गई? और आखिर इस पूरी घटना के पीछे का कारण क्या था? आपको अगर इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा।